हम सब लोगों को बड़ा गर्व होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, जब कहते हैं कि हम जौनपुर से हैं, तो लोग कहते हैं कि वो वामिक जौनपुरी जहाँ के थे। तो लगता है कि हम तो कहते हैं, तब तो कहते हैं कि नहीं, हम उसी गांव के, उसी कजगांव के हैं जहाँ के वो थे जी। लेकिन जब प्रश्न आया कविता के मूल्यांकन का, गीत के मूल्यांकन का, तो सबने कहा नहीं, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, इसका कोई जोड़ नहीं है। नमस्कार साथियों, चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद देव। इस खास कार्यक्रम की पहली सीरीज में हम ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी एक नज्म से बंगाल के अकाल पीड़ितों को बड़ी राहत पहुंचाई गई थी। उस अजीम शख्सियत का नाम है वामिक जौनपुरी। वैसे तो वामिक जौनपुरी की तमाम रचनाएं मशहूर हैं, लेकिन बंगाल के अकाल पर लिखी गई भूखा है बंगाल वह नज्म है जिससे वामिक जौनपुरी की शोहरत पूरे मुल्क में फैली। 1943-44 का वह दौर था जब बंगाल में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए घास और पेड़ पौधों की पत्तियां खा रहे थे। यहाँ तक कि जंगलों में सांप तक को खाने से कोई परहेज नहीं कर रहा था। उस त्रासदी में 30 लाख से अधिक लोगों की भूख से मौत हुई थी। उस दौरान सांस्कृतिक संगठन इप्टा ने देश भर के नामचीन शायरों और कवियों से आग्रह किया कि वह बंगाल की त्रासदी पर कुछ गजल गीत लिखें। साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी जैसे उस दौर के तमाम नामचीन शायर रचनाकारों ने अपने अपने अंदाज में गजल, नज्म और गीत लिखे। फिर सभी की रचनाओं का जब मूल्यांकन हुआ कि इसमें से किस गीत को लिया जाए, तो सभी ने एक स्वर से कहा कि वामिक जौनपुरी की रचना भूखा है बंगाल का कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या था? सांस्कृतिक संगठन इप्टा ने 1944 में लिखी गई भूखा है बंगाल नज्म की धुन बनाई और चंद महीनों के अंदर यह तराना मुल्क के कोने कोने में फैल गया। आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया वामिक जौनपुरी का यह तराना कलाकार जहां भी गाते ऐसा लगता जैसे बंगाल के अकाल के पीड़ितों की कहानी उनकी आंखों के सामने लाइव चल रही है। उस नज्म की पहली 4 लाइन कुछ इस तरह से है। पूरब देश में डुग्गी बाजी फैला सुख का हाल, दुख की अग्नि कौन बुझाए सूख गए सब ताल, जिन हाथों में मोती रोले आज वही कंगाल, आज वही कंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। इस नज्म ने लाखों लोगों के अंदर वतन परस्ती और एकता भाईचारे के जज्बात को जगाने का काम किया। इस नज्म का तर्जुमा उन तमाम भाषाओं में किया गया जो देश के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती हैं। इप्टा के कलाकारों ने इस नज्म को देश भर में गा गा कर बंगाल रिलीफ फंड के लिए उस वक्त लाखों रुपए और अनाज इकट्ठा किया, जिससे बंगाल के तमाम अकाल पीड़ितों की मदद की गई। भूखा है बंगाल की रचना वामिक जौनपुरी ने कजगांव गांव की लाल कोठी में ही की थी। हम आपको वामिक जौनपुरी साहब की उस लाल कोठी में भी ले चलेंगे जहां पर उन्होंने भूखा है बंगाल लिखा और तमाम सारी रचनाएं की थी। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो वामिक जौनपुरी साहब के बेहद करीबी रहे, और हम आपको राजेपुर गांव भी ले चलेंगे जहाँ के सदर इमामबाड़े में वामिक जौनपुरी के इंतकाल के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। वहाँ पर उनकी कब्र है। और यह भी बताएंगे कि वामिक जौनपुरी के गांव का नाम कजगांव कैसे पड़ा। तो आगे और कुछ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आप सभी से गुजारिश है। तो साथियों, इस वक्त हम हैं कजगांव गांव में। गांव की ये लाल कोठी है जो बड़े ही नामचीन शायर थे वामिक जौनपुरी साहब। तो वामिक जौनपुरी साहब के कुछ जो करीबी रहे हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। आइए पहले हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। ये हमारे साथ है जयप्रकाश सिंह कामरेड, जो दीवानी बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रहे हैं। वामिक साहब के बहुत करीब
रहे हैं जो है वामिक साहब से, इनका बहुत करीबी रिश्ता रहा है। सर बताएं कुछ वामिक साहब से जुड़ी कोई ऐसी घटना जो है। आनंद भाई, उनके साथ तो इतनी यादें जुड़ी हैं जी। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरी ज़िंदगी की पहली घटना है कि मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग की सदारत करते हुए, अध्यक्षता करते हुए उनको देखा। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी से अनजान था, लेकिन मैं वामिक साहब के बारे में, और ये पूरा इलाका हमारा, अगर यहाँ साहब के नाम से कोई जाना जाता था, सिर्फ साहब कह दीजिए तो समझ जाते कि हम थे साहब के यहाँ जा रहे हैं, तो साहब के यहाँ जाने का मतलब ये होता था कि वामिक साहब के यहाँ। वाह। बगल में बहुत ISPCs हैं, लेकिन साहब के नाम पर सिर्फ एक साहब थे, वामिक साहब। जब उन्होंने देखा कि साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात होगी जिसको साहब जैसे लोग स्वीकार करते हैं। वो जिज्ञासा पैदा हुई और मैं ये आज भी कह सकता हूँ कि मेरे कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा के पीछे वामिक साहब ही हैं। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया तो फिर तो मेरे लिए ये लाल कोठी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। जब भी आया, जब भी चाहा, जितनी देर तक बैठना हुआ उतनी देर तक उनसे बैठे, बातें की आंदोलन के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात ये था कि वो खास हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के खास शख्सियत थे, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति, लेकिन एकदम साधारण व्यक्ति के तरीके से उनका रहन सहन था। कोई बनावट नहीं। आप आ गए, आप बैठिए, चाय बन के आ गई, आप भी चाय पीजिए। अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट बनाइए, पीजिए। अच्छा। हाँ, एकदम कोई तकल्लुफ नहीं। और ये इस बरामदे का ये जो हिस्सा है जी, यहाँ जहाँ स्क्रैच लगा हुआ है दीवार पर, यही बैठते थे। ये वही उनके बैठने की, यहीं पर उनकी कुर्सियाँ होती थी और हम लोग बगल में बैठते थे जी। और यहाँ बैठ करके उनसे बातें होती थी। और ये ऊपर का जो कमरा आपने देखा, हाँ, बहुत सारी चीज़ें गुफ्तनी ना गुफ्तनी जैसी उनकी जो आत्मकथा है, जो उन्होंने वहीं बैठ के रचा, जो ऊपर ही उन्होंने बैठ के लिखा। जी। लाल कोठी का सन्नाटा भी उन्होंने बैठ के लिखा। और जितना भी साहित्य का मैक्सिमम जो सृजन है, उन्होंने इसी लाल कोठी में, जहाँ बिजली नहीं, बत्ती नहीं उस जमाने में, लालटेन की रोशनी में, लैंप की रोशनी में उन्होंने बैठकर, और ये कहते थे कि ये मेरा वतन है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और इसी की मिट्टी में सुपुर्दे खाक होऊंगा। और इतने विलक्षण व्यक्तित्व के होते हुए भी यहाँ उनकी जो घर परिवार में जो खाना बनाती थी, उनके लिए जो खाना बनाती थी, उनकी बच्चियाँ उसी तरीके से, एक कोई सज्जन थे, एक बार की बात है कि वो बैठ करके उनके गोद में बैठी हुई थी बच्ची वो। लेकिन उन्होंने पूछा कि साहब आपकी पोती है? उन्होंने कहा कि ये मेरे जाए की जाई नहीं है कि मेरे बेटे के पैदा किए हुए के संतान नहीं है, मेरे जाए की जाई नहीं है जी। लेकिन मेरे लिए उससे कम भी नहीं है। वाह। तो एक सोच, एक गांव से उनका बहुत ज्यादा सरल लगाव रहा होगा, तभी सरकारी नौकरी में थे वो। गांव में, इस गांव में आधा दर्जन जी लोग शायरी करते थे जी। अहमद मास्टर से लेके और दशरथ मास्टर से लेके शायरी करने वाले लोग होते थे। और जब वो ले आते थे इनके पास कि साहब इसको देख लीजिए, इसमें सुधार कर दीजिए, तो उसमें सुधार करते थे और कहते थे वाह, आप तो बहुत अच्छे शायर हैं, आप तो बहुत बड़े शायर हैं। उनको प्रोत्साहित करते थे जी। और लोगों के कहने पर, अपने लोगों के कहने पर उन्होंने नौहा भी लिखा, कजरी भी लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा है उन्होंने। वो बनारस जा रहे थे। अरे कजरी का बोल अभी आपने बताया था जो है उन्होंने लिखा था, ये गांव में हम लोगों ने भी सुना था, लेकिन ये मुझे ने भी नहीं पता था कि ये वामिक साहब ने लिखा है कि कैसे खेलन जाबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी, मुंडा घेरे ले हैं तो हरी डहरिया बदरिया घेरी आई नंदी। वामिक साहब ने लिखा, वामिक साहब ने नौहा लिखा। और यात्रा वृत्तांत लिखा उन्होंने कि अपनी मोटर से वो बनारस गए हैं, लौट रहे हैं, मोहन हलवाई हैं, फला 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 लोग हैं उसमें ना जी। और फंसे हैं रास्ते में, गाड़ी खराब हो गई है। एक जगह पहले उस जमाने में एक के तांगे से लोग मुर्दा लेके जाते थे, मुर्दा रख के सोए हुए थे, तो
इनको सिगरेट पीने की तलब लगी तो सोचा उन्होंने कि मिल जाएगी माचिस वगैरह। जब गए तो वहाँ देखा कि एक आदमी खड़ा है, जब छुआ तो वो टिकठी गिर गई। लोगों ने दौड़ाया, कहा कि ये कफन छोर हैं। अच्छा। तो हाँ, कफन छीनने थे तो उस जमाने में लोग, ये भी उनके जीवन बोले वो पूरा उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा कि उस बनारस की यात्रा में क्या हुआ। तो ये देखिए एक खास तरीके की रचना तो उन्होंने की है। उसके अलावा उर्दू लिटरेचर के लिए जी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने लिटरेचर की सेवा की। लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर को जितनी अपनी रचनाओं से उन्होंने रिच किया, उससे ज़्यादा उन्होंने अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए लिखा। और सिर्फ एक काम उन्होंने नहीं किया कि अपनी रचनाओं का व्यापार नहीं किया, पर नहीं किया, जबकि जो आज उर्दू साहित्य को उन्होंने बहुत समृद्ध किया। जो साहित्य के सृजन का और जो चीज़ें हैं कि बड़ी जो बड़ा नामचीन जी। शायर हो जाता है, तो वो जब कवि सम्मेलन और मुशायरों में जाता है तो वो भाव तय करता है कि साहब एक रात आपके यहाँ मुशायरा करूंगा तो आपसे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। ये सब चीज इनके अंदर नहीं थी। वो मेरे साथ आजमगढ़ मुशायरा करने गए हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ जी। हाँ, कार आई है, कार से गए हैं और कार ले आकर के फिर लाल कोठी छोड़ी। तो उन्होंने कभी भी, और ये सवाल ही नहीं था। और अंतिम बार उनका एक बहुत बड़ा मुशायरा था, गोल्डन जुबली था। अच्छा। स्वर्ण जयंती था इसका। कहाँ पे था सर? PWA का, अच्छा। प्रगतिशील लेखक संघ का, हाँ हाँ लखनऊ में जी 1986 में। जी। और वो अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा था जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सारे बड़े शायर, बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था मुशायरा। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में और पूरा पार्क भरा हुआ था। तो हम सब लोगों को बड़ा गर्व होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, जब कहते हैं कि हम जौनपुर से हैं, तो लोग कहते हैं कि वो वामिक जौनपुरी जहाँ के थे। तो लगता है कि हम तो कहते हैं, तब तो कहते हैं कि नहीं, हम उसी गांव के, उसी कचगांव के हैं जहाँ के वो थे। जी। एक सर उनकी रचना जो भूखा बंगाल पर वामिक साहब ने लिखा था, बंगाल के जो है जो अकाल था, जो है उसकी जो त्रासदी थी, किस तरह से उन्होंने महसूस किया और उकेर दिया जो है अपनी रचना में? वो एक दौर है तरक्की पसंद शायरी का, लिटरेचर का। जी। तो हिंदी के, उर्दू के जो तमाम बड़े कवि और शायर और कवि जो PWA से, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, उन सबको जी वो सब बैठे। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में एक ऐसी विभीषिका है अकाल की कि हम शायर के तौर पर, एक दानिश्वर के तौर पर, हम इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। कि हुआ कि कोई गीत लिखा जाए। इप्टा के लोगों ने खास तौर से जी भारतीय जननाट्य संघ इप्टा, जो एक सांस्कृतिक संगठन है, उनके लोगों ने खास तौर से अपील किया था कि आप लोग कोई ऐसा गीत बनाएं कि जिसको हम गाते हुए, हाँ, ये कोरस है, ये समूह गान है। जी। भूखा है बंगाल साथी, भूखा है बंगाल, ये समूह गान है। इसको हम 5-7, जैसे नहीं होता एक आदमी गाता है 2-4 लोग पीछे करते हैं, हाँ, नहीं, ये एक साथ गाते हुए बजाते हुए लोग, समूह गान था। जी जी। इसको लिखा गया और सारे देश के सारे ही शायरों को, कवियों को कहा गया, सब लोग लिखिए। जी। और सबने लिखा, सैकड़ों लोगों ने लिखा। और ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे नाम नहीं थे, मजरू थे, कैफी थे, अली सरदार जाफरी थे, कैफी आजमी, सब उस दौर के सभी नामचीन शायर। और ये नजीर बनारसी थे, नाजिश प्रतापगढ़ी थे, जैसे लोग एक से एक जो हिंदू उर्दू के जो बड़े नाम थे, सबने लिखा। लेकिन जब प्रश्न आया कविता के मूल्यांकन का, गीत के मूल्यांकन का, तो सबने कहा नहीं, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके अलावा कोई रचना। सबने एक यूनानिमस तरीके से कहा कि नहीं, यही गीत है जिस पे इसको इप्टा को करना चाहिए। मैंने खुद उनके बारे में उनसे पूछा जी कि आखिर भूखा है बंगाल को आपने इस तरीके से जो इतनी पॉपुलैरिटी मिली, हाँ, कैसे मिली? ठीक बात। उन्होंने कहा कि वो जयप्रकाश ऐसा है कि देखो, मैंने भूखा है बंगाल को कलम से नहीं लिखा है, मैंने उसको दिल से लिखा है। क्या बात। मैंने कहा दिल से कैसे लिखा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जैसे
बात हुई कि गीत लिखना है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं बंगाल जाऊंगा। मैं कलकत्ता गया, बंगाल के गांव-गांव में गया। जी। मैंने भूख को, गरीबी को, मजबूरी को, लाचारी को, भूखे लोगों को, प्यासे लोगों को, सूखे हुए तालाबों को, मैंने एक एक चीज को बहुत निकट से मैंने देखा और मैंने उस पीड़ा को अनुभव किया। और जो अनुभव मैंने उस पीड़ा में किया वही है। बंगाल मोती के खेती के लिए विख्यात है, सबसे ज़्यादा मोती का उत्पादन बंगाल में होता था। जी। तो वो तालाब, पोखरे सब सूख गए थे, जिसमें मोती उत्पादन होता था, उसी पर उन्होंने लिखा, जिन हाथों ने मोती रोले आज वही कंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, सूख गए सब ताल तलैया, सूख गए सब ताल तलैया, ऐसा पड़ा है काल रे साथी, भूखा है बंगाल। तो जब इस कविता को आप कभी भी अकेले में, दुकेले में जब आप पढ़िए तो आपको लगता है कि जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं, वो सारी घटनाएं आंख के सामने हो रही हैं। और यही इस कविता की सबसे बड़ी जी विशेषता है। और यह हम समझते हैं कि यह कालजयी रचना है। वाल्मीकि ने कितना लिखा इसको भले कोई न जाने, लेकिन यही एकमात्र रचना भूखा है बंगाल, ये वाल्मीकि की पहचान बन गई। क्या बात है, बिल्कुल। और जो उनका संकल्प था, चाहते तो बड़ी बड़ी नौकरी उन्होंने किया था, कहीं भी बंगला बनवा लेते, कोठी किसी भी मेट्रो शहर में बस जाते, किसी भी मेट्रो शहर में बस जाते। लेकिन और माया नगरी, उनके सारे दोस्त, सब फिल्म इंडस्ट्री में जो है सारे दोस्त, मजरू सुल्तानपुरी से लेके कैफी साहब से लेके सब चले गए और सबने कहा कि आ जाओ आप। और मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने बताया एक गीत लिखा था उन्होंने एक फिल्म के लिए। अच्छा, एक फिल्म के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं। जैसे आपने सुना अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है लेकिन ये बेचने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ये जमीनों को भी नहीं बेचा इन्होंने, और इन्होंने अपने साहित्य को भी नहीं बेचा। साहब हम कविता मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए लोगों को मनोरंजन, जाते थे कभी सम्मेलनों मुशायरों में जी, तो जाते थे, लेकिन आज के जैसे नहीं था वो। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत थे और एक असाधारण शख्सियत, और इस साधारण सी जगह में, असाधारण शख्सियत साधारण सी जगह में, साधारण सी जगह में पहले तो ये गांव था जी, आज भी कजगांव है। हाँ, आज भी कजगांव है। अब कजगांव गांव नहीं है, भले ही अब कागजों में नगर पालिका हो गया है, लेकिन जब वो अच्छा, इस गांव का जिसे नामकरण किया गया रहा होगा सर, जो है कजगांव, तो कज मैंने जैसे आपने बताया कि टेढ़ा होता है, और टेढ़वा जो है इसका उपनाम है। अभी आपको अब सुनिए, अब डॉक्टर साहब से सुनिए, यहाँ कब्रिस्तान है जी। तो वो दिन में मिस्त्री जोड़ के उसको राजगीर बना के जाए डेली, हाँ, और शाम को वो कब्र टेढ़ी हो जाती थी। अच्छा, तो फिर सुबह आए, फिर देखे अभी रात को इतना सरिया उरिया डाल के सब सही करके फिर शाम को टेढ़ी हो जाए। तो एक हफ्ते के बाद वो हो गया, तो इसीलिए वो कजगांव टेढ़ा पड़ा। वो कब्रें आज भी टेढ़ी है। इस नाम के पीछे जो है एक किंवदंती है। वो दोनों कब्रें हैं, और जो ऐसे कब्रें हैं वो ऐसे झुकी हुई है। अच्छा, आप उसमें तो मिली हुई। और इसका जो रिकॉर्ड में, कागजी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम है वो सादात मसौड़ा। सादात मसौड़ा, हाँ, लेकिन कहीं भी कजगांव आम बोलचाल भाषा में इसका नाम कजगांव है। हाँ हाँ हाँ। और कज माने होता है टेढ़ा। रेवेन्यू में जैसे जो कागज है उसके सब सादात मसौड़ा है। हाँ, अच्छा, जबकि स्टेशन का नाम भी कजगांव के नाम से, कजगांव के नाम से, मार्केट का नाम कजगांव है, लेकिन कागज में कहीं कजगांव नहीं है। कागज में कजगांव नहीं, सब जगह सादात मसौड़ा है। रेलवे ठहरने के स्टेशन कजगांव का इन्हीं का देन है। हाँ, अच्छा, स्टेशन बन गया था वाल्मीकि साहब के चलते। वो हाल्ट बना गए थे, क्योंकि इन लोगों आने जाने में दिक्कत होती थी, और ट्रेन सबसे सुगम था। और यहाँ ट्रेन रुकती तो घर आ जाते। ये तो हम लोगों के बचपन में स्टेशन हुआ है। अच्छा, नहीं तो हम लोग यहाँ से, या तो यहाँ के लोग जफराबाद जाते थे, हमारे गाँव के लोग सलखापुर जाते थे जी। तो अभी फिलहाल ये लाल कोठी का इस्तेमाल जो है ये स्कूल के पर्पस से किया जा रहा है, कोई इसमें कोचिंग चलाया, कोचिंग चलती है। अच्छा, खाली मकान खाली है। हाँ हाँ, तो अपना 150 बच्चे आ जाते हैं, अपना कोचिंग होता है।
तो इससे जो है एक मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है और उसी बहाने इसकी साफ सफाई देख रेख बस वही देख रेख कुछ हो जाता है। जितना विनोद प्रिय थे, चलिए बहुत अच्छा। मैं बता रही, यही जहाँ आप हमारे सामने यहाँ नारंगी का पेड़ होता था, तो और यहाँ एक कैन रखते थे, तो उस कैन से गए और उन्होंने नारंगी तोड़ा, हमसे कहा जयप्रकाश इसको सूंघो, तो मैंने उसको सूंघा, सूंघने के बाद खुशबू तो गजब की थी जी। लेकिन उनको कहा, उन्होंने कि खाइए, तो मैंने छिलका हटा के उसको खाया, बला की खट्टी थी वो, इतनी खट्टी थी कि हद से ज़्यादा भाई। पूछा उन्होंने कि मेरी नारंगी कैसी है, हमने कहा इससे खट्टी दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, पूरा मुंह खराब कर दिया मेरा, हैं, इससे खराब कोई चीज़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, लोग आते हैं तो इस मेरी खराब नारंगी को मेरी चापलूसी में क्या बहुत अच्छी कह के जाते हैं। कहते थे कि वो नारंगी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन मेरी चापलूसी, अब मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं है। और आपने सही कहा। तो और एक बार और घटना है, यहीं बैठे हुए थे, बगल में हम भी बैठे, एक श्रीमान जी उनके दूसरी साइड बैठे हुए, उनका साहब आप बहुत बड़े आदमी। अच्छा। कहा साहब आप बहुत बड़े आदमी, नहीं बोले। फिर कहा कि साहब आप बहुत बड़े आदमी, नहीं बोले। और मैं समझ रहा हूं कि अब ये गलती पर गलती करता जा रहा है आज। अच्छा। तीसरी बार कहा कि साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं। तब उन्होंने उनकी तरफ पलट के देखा, कहा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। मैं बड़ा आदमी होता तो कुत्ते पालता। वाह। मैं बड़ा आदमी होता तो मैं कुत्ते पालता। हाँ। मैं इंसान के बच्चों को पालता हूँ। और ये जो आया थी यहाँ जो खाना बनाती थी, उनके दोनों बच्चे उनके पास थे। उनका बड़ा आदमी कुत्ते पालता है, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। बड़ी बात उन्होंने कह दिया। मैं इंसान के बच्चों को पालता हूँ, ये मेरी पोतियाँ नहीं हैं, लेकिन ये मेरे अपनी पोतियों से कम नहीं है। क्या बात, इसलिए मैं बड़ा आदमी नहीं। वामिक जौनपुरी का नाम सैयद अहमद मुश्तबा था और उनकी पैदाइश 23 अक्टूबर 1909 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर कजगांव गांव में हुई। उनके वालिद खान बहादुर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा ब्रिटिश हुकूमत में एक आला अफसर थे। अदब की खिदमत के लिए उन्हें कई अवार्डों से नवाजा गया। 1979 में इम्तियाज मीर, 1980 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, 1991 में उत्तर प्रदेश अकादमी सम्मान और 1998 में गालिब अकादमी का कविता सम्मान मिला। एक लंबी बामकसद जिंदगी जीने के बाद 21 नवंबर 1998 को वामिक जौनपुरी का इंतकाल हो गया। कजगांव गांव के बगल में ही स्थित राजेपुर गांव का यह सदर इमामबाड़ा है, जहां पर वामिक जौनपुरी की कब्र है। तस्वीर में दिख रही यह कब्र वामिक जौनपुरी की है। कजगांव गांव की यह वह कब्रिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ कोई कब्र सीधी नहीं हो सकी, तो इस गांव का नाम कजगांव रख दिया गया। कज उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब टेढ़ा होता है और इस गांव को टेढ़वा नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थे शायर वामिक जौनपुरी साहब, जिन्हें हमने आज चौपाल लाइव के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में याद किया। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम लेकर आएंगे जिसमें किसी न किसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे। हमारा यह प्रयास कैसा रहा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। अंत में वामिक जौनपुरी का यह शेर कि जिंदगी कौन सी मंजिल पर रुकी है आकर, जिंदगी कौन सी मंजिल पर रुकी है आकर, आगे चलती भी नहीं राह बदलती भी नहीं। नमस्कार।